हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर। हम पावर शेयरिंग चैप्टर कर रहे थे और आज हम उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास में। यस, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई कि उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स में खुद की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए और उनकी अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए, किनके अगेंस्ट, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसके अगेंस्ट, सिन्हाला स्पीकर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए और खुद की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। देन for the regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, कि बाद में उन्होंने, मतलब वही बात है कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, रिकॉग्नाइजेशंस बनाए, किसके लिए, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए और अपनी रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि अपने एरिया में खुद का राज कर सके उसके लिए, क्योंकि वो सिन्हालास थे, वो पूरी कंट्री पे खुद का राज चला रहे थे। जहाँ वो तमिल्स रह रहे थे वहाँ भी उनका राज नहीं चलने दे रहे थे, सिन्हालास खुद का राज चला रहे थे। एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और वो चाहते थे कि हमें इक्वेलिटी मिले और हमें सेम एजुकेशन मिले और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है। बट their demand for more autonomy to province populated by Tamil was repeatedly denied, कि उनकी जो डिमांड थी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जॉब्स में और एजुकेशन में, और हमें हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल चाहिए, ये सब उनके जो डिमांड्स थी उनको साफ साफ मना कर दिया गया सिन्हाला स्पीकर्स के द्वारा या सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा, साफ साफ तुरंत मना कर दिया गया। फिर देखिए, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। फिर देखिए 1980s में जो तमिल्स थे उन्होंने डिमांड की कि हमें हमारा भाई अलग स्टेट दे दो। अलग स्टेट से यहाँ क्या मतलब, अलग नेशन, अलग देश दे दो। हमें तो हमारा अलग स्टेट दे दो, हम अलग से रह लेंगे, हमारा स्टेट का नाम होगा तमिल इल्लम, और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम ले लेंगे। जैसे कि आप देख सकते थे कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कंसंट्रेटेड थे, तो उन्होंने अपने रीजन को अपना एक स्टेट बनाना चाहा। उनकी क्या डिमांड हुई कि हम हमारे रीजन को एक स्टेट बनाना चाहते हैं और उसका नाम हम तमिल इल्लम रखें, राइट। आगे देखिए। फिर देखते हैं क्या हुआ। The distance between the two communities turned into a वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी डिस्टेंस था, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए, स्ट्रगल किया, रिकॉग्नाइजेशंस बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, किसके लिए, खुद के राइट्स के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, बट धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती गई और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर एज अ रिजल्ट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में वो बातें बढ़ती गई, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और धीरे धीरे ये चीज़ सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, एक होता है वर्ल्ड वॉर, एक होता है सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर जब होता है जब दो देश एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वॉर। और सिविल वॉर वो होता है जब एक कंट्री के अंदर कोई सोशल ग्रुप या कोई भी कम्युनिटी या किसी भी स्टेट या स्टेट का झगड़ा हो जाता है, उनके बीच में जो वॉर होता है दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर, ठीक है। फिर देखिए, एज अ रिज़ल्ट
थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। फिर क्या रिज़ल्ट हुआ इसका कि जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उन दोनों कम्युनिटीज़ में से हज़ारों लोग मारे गए। फिर देखिए मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मोर लॉस देयर लिवलीहुड। और सिविल वॉर होने के कारण काफ़ी जो फैमिलीज़ थी दोनों कम्युनिटीज़ की उन्हें मतलब अपने देश को छोड़ना पड़ा और रिफ्यूज़ी के रूप में रहना पड़ा। यानी कि हम किसी दूसरे देश में जब जाते हैं और वहाँ पे हमें कोई एरिया मिलता है जहाँ पे हम अपना टेंट लगा कर रहते हैं किसी दूसरे देश में, वहाँ पे हम जाके शरण लेते हैं, दैट इज़ वी लिव एज अ रिफ्यूज़ी। तो वो उन्होंने अपने देश को छोड़ना पड़ा और रिफ्यूज़ी के रूप में उन्हें रहना पड़ा। फिर देखिए काफ़ी लोगों ने अपने जो लिवलीहुड था, अपने जो जीवन की प्रक्रिया थी, अपना जो जीवन था, उन्होंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। फिर देखिए यू हैव रेड इन चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये आगे पढ़ेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ। सो देखिए जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक के टेक्स्ट बुक क्लास 10 चैप्टर 1 में कि श्रीलंका का जो रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो बहुत अच्छा रहा है, कुछ सालों में वेरी एक्सेलेंट रहा है। फिर देखिए बट द सिविल वॉर हैज़ caused a tribal setback to the social and culture and economic life of the country. It ended in 2009. तो देखिए यहाँ पे इतने सालों से इतना अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का, बट इस सिविल वॉर के होने के बाद इस सिविल वॉर ने काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स दिए। इस वॉर ने कोज किया ट्राइबल सेटबैक, मतलब वो जो उनका अच्छी जो लाइफस्टाइल थी उसको ट्राइबल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दिया काफ़ी लोगों की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्यूज़ी के रूप में रहना पड़ा, काफ़ी लोगों ने अपने लाइवलीहुड को खो दिया। तो जो सोशल ग्रुप्स थे या सोशली देखा जाए कल्चर उनका और उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी उस कंट्री की वो ट्राइबल सेटबैक यानी कि थोड़ी सी पिछड़ गई। ठीक है, फिर ये जो वॉर थी इट एंडेड इन 2009। फिर ये जो वॉर थी ये 2009 में जाकर ख़त्म हुई। ठीक है, सो आगे देखते हैं। आगे है हमारा बेल्जियम के बारे में। तो आप देख सकते हो श्रीलंका में तो क्या हुआ, क्या हालत हुई लोगों की। उन्होंने वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो नहीं मानी, वो खुद के फेवर में पॉलिसीज़ बनाती गई। फिर उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। फिर बाद में तभी भी उनकी नहीं मानी गई तो धीरे धीरे फिर ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट। और सिविल वॉर में कन्वर्ट होने के बाद दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग मारे गए, काफ़ी नुकसान हुआ देश का भी, और फाइनली उस वॉर को एंड किया गया। ठीक है, ये चीज़ हुई श्रीलंका में। अब देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। राइट, सो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में क्या किया गया, तालमेल बिठाया गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तालमेल बिठाया गया कि दोनों कम्युनिटीज़ को बातचीत करके इस देश को बचाना है। जैसे श्रीलंका में कंडीशन हुई वैसे नहीं करने देना है। यहाँ पे कुछ अलग किया गया। क्या किया गया वो देखिए। द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ को चूज़ किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस इन कल्चर डाइवर्सिटीज़, कि उन्होंने समझ लिया अपने देश में कि जो रीजनल डिफरेंस है, वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन, उसमें दूसरी कम्युनिटी, उसमें दूसरी कम्युनिटी, तो ये जो रीजनल डिफरेंस है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि दो कम्युनिटीज़ यहाँ पे तीन कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही है। मैं भी जर्मन को भूल रही हूँ, आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे तीन कम्युनिटीज़ रह रही है, वो जो डाइवर्सिटी थी उसको भी समझा उन्होंने। देन बिटवीन 1970s एंड 1993
They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे 1970 से लेके 1993 से 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला। क्यों बदला? एक ऐसा अरेंजमेंट स्टैब्लिश करने के लिए ताकि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें तालमेल बैठ जाए और वो एक साथ एक देश में रह सकें। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का बंटवारा हो। अब वो ऐसे भी नहीं कर सकते थे कि भाई सिन्हाला कम्युनिटी की तरह हमने तो दूसरी कम्युनिटी की सुनी ही नहीं और बंटवारा भी नहीं होने दिया। ऐसे भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों जो कम्युनिटीज़ थी उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस थी। एक कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में थी तो दूसरी कम्युनिटी रिच और पावरफुल थी और उसको हर चीज़ हर फैसिलिटी पहले प्रोवाइड होती थी। तो कुछ ऐसी कंडीशंस वहाँ पे सिचुएशंस बन रही थी जिससे कि श्रीलंका की जैसी कंडीशन भी क्रिएट नहीं की जा सकती थी और उन्हें करनी भी नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश डिवाइड हो, उसमें और ज़्यादा पार्टीशन हो। ठीक है, The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. तो ये जो अरेंजमेंट जो कि उन्होंने बनाया ये और देशों से अलग था। जस्ट अ मिनट, ये और बाकी देशों से काफ़ी अलग था एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। सो और ये बहुत ज़्यादा अनुभव भी था। ठीक है, हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। अब देखिए उस अरेंजमेंट में क्या मॉडल, मतलब उसका जो मॉडल था, कैसे अरेंजमेंट्स उन्होंने बनाए वो देखते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। Constitution prescribed that the number of Dutches and French-speaking ministers shall be equal in the central government. The special law required to support of both majority of members from each linguistic group. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि जो मेंबर्स रहेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे डच कम्युनिटी के और फ्रेंच कम्युनिटी के, वो दोनों इक्वल रहेंगे। जस्ट अ मिनट, यस। सो जो मेंबर्स रहेंगे दोनों कम्युनिटीज़ के, अब वो डच कम्युनिटी हो या फ्रेंच कम्युनिटी हो, वो दोनों कम्युनिटी के इक्वल रहेंगे नेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लेवल पे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे। फिर देखिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो दोनों कम्युनिटीज़ की जो सपोर्ट होना चाहिए, दोनों कम्युनिटीज़ के मेजॉरिटी मेंबर्स का उसमें सपोर्ट होना चाहिए। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, कि अब कोई भी लॉ बनेगा तो दोनों कम्युनिटीज़ की सहमति चाहिए उसमें। अब ये बताया गया है कि कोई भी लॉ किसी एक कम्युनिटी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाया जाएगा। फिर देखिए मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। अब काफ़ी पावर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। जो रीजन्स थे, वैलोनिया और फ्रेंच जो रीजन थे, उन दोनों रीजन की गवर्नमेंट को दे दिए गए देश की। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि क्या हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट